जल और आपदा प्रबंधन, ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। पार्ट बी में यूनिट 4 और 5 क्या होता है कि हम मेन ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं तो उसके बाद में इस टाइप की यूनिट्स भूल जाते हैं। तो 10 में से 3 प्रस्तावना शायद अगर आपने अक्षय की सुनी होगी तो ध्यान से वही प्रस्तावना है कि जब कुछ नहीं बन रहा तब क्या से चालू करें, या पारिभाषिक प्रस्तावना, उसके अलावा नाटकीय प्रस्तावना, कथन से प्रस्तावना, श्लोक से प्रस्तावना, कहानी से प्रस्तावना, दृष्टांत से प्रस्तावना। तो उसी को आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा जो अक्षय समझा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। बच्चों, जैसे कि रुचिधर मन पाठशाला में हम टॉपर्स टॉक कर रहे थे, जिसमें हम बच्चों के अनुभव और उनके सिलेक्शन की कहानी सुन रहे थे, उसी क्रम में आज अक्षय डिगरसे जी से हम मिलने जा रहे हैं, जिनका चयन MPPSC मेंस 2020 में अंतिम रूप से DSP के पद पर हुआ है। आपको मैं बता दूं, अक्षय का इस बार भी मेंस था, इसलिए हम थोड़ा सा लेट अक्षय से मिल रहे हैं मेंस के बाद, ताकि आप अब मेंस की भी रणनीति इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैं रुचि रहांगडाले और पूरे रुचिधर मन पाठशाला की ओर से अक्षय डिगरसे जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं DSP के पद पर चयनित होने के लिए। बहुत बहुत बधाई अक्षय। धन्यवाद मैम, और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अक्षय से ये पूछते हैं कि अक्षय का ये कौन सा प्रयास था जिसमें अक्षय को DSP का पद मिला था? मैम वैसे तो ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने इसके पहले 2019 का पहला प्रयास दिया है जी। जिसमें मेरा इंटरव्यू है, और ये दूसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मतलब हम ये बोल दें कि आप प्रथम प्रयास में ही DSP के पद पर चयनित हुए, क्योंकि 19 का भी टेक्निकली ये पहला प्रयास है। अक्षय, अपने बारे में बताएं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं छिंदवाड़ा जिले के बोड़ी गांव का रहने वाला हूँ। बहुत छोटा सा गांव है मेरा, वहाँ पे 5वीं तक के स्कूल है और मैंने वहीं से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है। उसके बाद में पास में तहसील है बिछुआ, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10वीं पास की, और सुपर 50 स्कीम जो MP गवर्नमेंट चलाती है उसके पहले बैच का मैं स्टूडेंट रहा हूँ जी। और सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल से मैंने 12th पास की है। इसके बाद में NIT भोपाल से मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और अभी मैं MPPSC की तैयारी कर रहा था। ओके। अक्षय, आपकी फैमिली में कौन कौन है, फैमिली बैकग्राउंड? मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है जी, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही है। अच्छा, क्या करते हैं आपके छोटे भाई? वो HPCL में रिटेल ऑफिसर है। अरे वाह, उनको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पापा मम्मी क्या करते हैं अक्षय? मेरे पापा खेती करते हैं जी। और मम्मी हाउसवाइफ है। अरे वाह। अक्षय, एक बात बताइए, जैसे स्कूल में आपने स्कूलिंग हिंदी मीडियम से करी जैसे कि, और आपकी तैयारी भी हिंदी मीडियम से ही आपने करी है, तो हिंदी मीडियम की स्कूलिंग और हिंदी मीडियम की तैयारी से आपने कुछ फ़ायदा पाया या? और लेकिन जैसे कि देखने को आता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं पिछले कुछ सालों में उनके रिजल्ट थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको हिंदी मीडियम का फ़ायदा मिला या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंस होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट में? मैम मैं इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जो पहले से ये रहा है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट का सिलेक्शन रेट ज़्यादा है जी। तो उनका पहले तो बैकग्राउंड अच्छा रहता है। अगर इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स है तो वहाँ से उनकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है वो अच्छी रहती है, इस कारण उनका जो तैयारी में उसका फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात रही कि हिंदी मीडियम से फ़ायदा, तो डेफिनेटली यदि आप MPPSC दे रहे हैं तो हिंदी मीडियम होने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि 5वां पेपर जो हिंदी का होता है और 6वां पेपर जो निबंध का होता है, दोनों पेपर में आपको हिंदी में ही देना है। और यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो डेफिनेटली उससे आपको फ़ायदा होता है। बिल्कुल। अक्षय, एक बात और बताइए मुझे, जैसे कि आप ऑलरेडी DSP के पद पर चयनित हो गए और अभी आपका 1 से 2 दिन पहले मेंस था और मेंस से आप अभी फ्री हुए हैं, इसीलिए अक्षय को आने में इतनी देर भी लगी है, क्योंकि अक्षय के मेंस चल रहे थे। हम आपको पहले ही अक्षय जी से मिला दिए होते, लेकिन यहाँ पर अक्षय के अभी 2 दिन पहले ही मेंस खत्म हुए हैं। तो अब हम अक्षय से ये पूछते हैं कि आप ऑलरेडी DSP के पद पर हैं, फिर ये वाले मेंस को देकर आप चाहते क्या है, मतलब कौन सा पद चाहिए? वैसे तो हमें पता है कि DC ही बचा है अब आपके पास, लेकिन ये पद भी बहुत अच्छा है। जी मैम, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने भी कहा है कि तेरी DSP में फर्स्ट रैंक है ऑल MP में, उसके बाद भी क्यों दे रहा है मेंस। तो मुझे लगता है कि यदि आपको कोई भी नौकरी करनी है
तो अपनी थोड़ा पर्सनैलिटी भी देखनी चाहिए कि आपकी किस जी। तरीके की पर्सनैलिटी है। और मुझे लगता है, जैसा मैंने एनालिसिस किया है और जो मेरे टीचर्स हैं, सीनियर्स से मैंने बात की, तो वो मुझे कहते हैं कि तू थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है। हालांकि डीएसपी की पोस्ट भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। यदि जी। यदि मेरा नहीं हो पाता तो मैं बहुत खुश मन से ये जॉब करूंगा, परंतु मैंने सोचा कि यदि अपनी तैयारी अच्छी है तो एक प्रयास और देना चाहिए बिल्कुल। जिससे डीसी की पोस्ट मिले। तो इसीलिए मैंने एक बार फिर से मेंस दिया है। अच्छा, तो एक बात बताइए मुझे, जैसे आपने इसके पहले का भी मेंस दिया, 19 का भी मेंस दिया आपने, पुराने पैटर्न पे भी दिया, नए पैटर्न के आपने 2 मेंस दिए, और जो आपका पहला मेंस था उसी में आप डीएसपी के पद पर चयनित हुए। इस बार के मेंस में और पहले के मेंस में कुछ आपको डिफरेंस लगा? मैम 2019 का जो मेंस था उस टाइम पे सिलेबस दूसरा था, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, कुछ नए सब्जेक्ट्स अभी जुड़ गए हैं। जी। तो 19 का जो मेंस होता था वो तो ऐसा रहता था कि पूरा कॉपी आपको खाली दे दी जाती थी और उसमें अपने हिसाब से लिखना है। बिल्कुल। अब 20 से ऐसा हुआ है कि कुछ नई यूनिट्स जुड़ी हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को कम किया गया है, जैसे एक्ट्स वगैरह हटा दिए गए हैं। जी। और जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, पहले पूरा 150 नंबर का आता था, अब उसको मात्र 30 नंबर का कर दिया गया है। तो ऐसा है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट को जोड़ के जोड़ा गया है, कुछ को घटाया गया है। इसके अलावा जो आंसर राइटिंग पैटर्न है उसमें जगह भी फिक्स कर दी गई है। तो यदि किसी व्यक्ति को एकदम अच्छे से नॉलेज है और अगर कम शब्दों में अपनी बातें कह सकता है तो उसको अभी लाभ होता है और बिल्कुल। कॉपी कंप्लीट करने में भी आसानी रहती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो उसके पहले वाला मेंस था और ये जो अब भी आपने 2 दिन पहले मेंस दिया है, मतलब 2022 वाला, तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको लग रहा है? हाँ मैम, क्वेश्चन जैसे के पैटर्न 20 में? और 21 के 2 मेंस हुए, जिसमें 20 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और 21 में। तो मुझे लगता है कि रेगुलर मैंने पुराने वाले पेपर्स भी देखे हैं, तो अभी आयोग जो कर रहा है अभी, जी। जो क्वेश्चंस हैं अभी फैक्चुअल ना पूछ के धीरे धीरे थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछने की ओर जा रहा है। जी बिल्कुल। जैसे अभी पॉलिटी में भी एक क्वेश्चन में एग्जांपल बताता हूँ कि उसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राजनीति जाति के राजनीतिकरण से राजनीति के जातिकरण की ओर पहुंच रही है। हाँ, Right. तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, पहले आप यदि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें और उसको लिख के आ जाएं तो वैसे क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब आपको ऐसा करना है कि उस सब्जेक्ट को समझने के बाद थोड़ा एनालिसिस करते भी आना चाहिए आपको। बिल्कुल। दूसरी चीज मैंने ये देखा है कि ये सिर्फ पॉलिटी में नहीं, शायद पूरे पेपर में ही ऐसा कर रहा है कि उसमें थोड़ा सा वो आपको एनालिटिकल अप्रोच की ओर ले जा रहा है। जी मैम। जैसे कि पहले उसने बोल दिया कि किसे कहते हैं, क्या कहा जाता है, विशेषता लिखें, परिभाषा लिखें, ऐसे प्रश्न कर रहा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है वो प्रश्न कर रहा है समझाएं, टिप्पणी करें, या फिर बताएं कि आपकी क्या अप्रोच है या सोच है। तो 1-2 एग्जाम्पल जो आपको अभी लगे मेंस के डिफरेंस में, वो आप मुझे बताएं। मैम, एक तो ये क्वेश्चन मैंने पॉलिटी का बताया, जी। इसके अलावा भी जैसे एथिक्स वगैरह में भी जो क्वेश्चन अब आ रहे हैं, जी। तो थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। और एथिक्स में एक चीज़ ये मैंने 2-3 साल से नोटिस किया है कि एक थिंकर पूछ रहे हैं वो शंकर, हाँ। तो 2020 में पूछ लिया था शंकर का जगत प्रपंच, 2021 में पूछ लिया शंकर का विवर्तवाद। भाई। तो अब लोग ऐसा ना करें कि एक ही थिंकर को पढ़े, दूसरे थिंकर्स पे भी ध्यान देना है। बिल्कुल, और सही। एनालिसिस करना अगर आप सीख गए तो वो चीज़ बाद में भी काम में आएगी। जैसे कि अब हिंदी का पेपर इस बार जो आया है, जी। तो अलंकार वगैरह जो आए हैं उसमें तो थोड़ा सा आपको, यदि अलंकार आपको जेन्युइनली आते हैं तो आप एग्जाम्पल देख के उसको सही से कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ रट के चले गए हैं तो थोड़ा उसमें समस्या जाएगी। समस्या जाएगी, राइट। और जैसे पेपर थर्ड भी है, हाँ। पेपर थर्ड में अब ऐसा हो गया है कि आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, और एनालिटिकल वाली चीज़ें पेपर थर्ड में तो कम रहती है। हाँ। परंतु जो 10th लेवल की उनने जो सिलेबस में लिखा है सिलेबस में लिखा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हाँ है। वही। तो वो मुझे लग रहा है कि वो सारे सब्जेक्ट में अब जो अप्रोच है वो एनालिटिकल बना रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चों ने यहाँ पर ये भी बोला था कि आप ऊपर ऊपर पढ़ लो, टू द पॉइंट पढ़ लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बार किसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप वो आपसे एनालिटिकल पूछ ले, डीपली प्रश्न पूछ ले, या ऊपर ऊपर प्रश्न पूछ ले, आपको सारे बन जाएंगे। जी बिल्कुल, सही बोल ये रहे तो हो है। अक्षय? एक सब्जेक्ट की आपको समझ बनाना सबसे जरूरी जी। है। यदि आपके पास में समझ है तो उसमें आप और फैक्ट्स को जोड़िए तो वो आपका आंसर बहुत अच्छा बन के आता है। बिल्कुल। कई बार मैंने बच्चों को ऐसा देखा है, जैसे मैं खुद एक टीचर हूँ, मुझे ऐसा लगता है बच्चे मुझसे हमेशा ये बोलते हैं कि मैम कोई शॉर्टकट बता दीजिए, आप आपके ना शॉर्ट नोट्स दे दीजिए। डायरेक्ट ये भी नहीं कि उनको शॉर्ट नोट्स बनाना है, मैं मेरे शॉर्ट नोट्स उनको दे दूँ। उनका प्रश्न यही रहता है कि मैम आपने बनाए होंगे ना, वो दे दीजिए। या टॉपर स्टॉक करवा रहे हैं तो ये कि मैम टॉपर के ही नोट्स दे दीजिए। नो डाउट मैंने प्रोवाइड करा है आपको नोट्स, उससे एक गाइडेंस मिल जाता है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अक्षय जी आपके सामने है, इन्होंने मेंस दिया कि अब मेंस किसी के कॉपी करने से नहीं निकलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको आपके सब्जेक्ट पे एक पकड़ बनानी पड़ेगी, पूरा एक एनालिटिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा, उस विषय की डेप्थ समझनी पड़ेगी, उसकी एक रग रग समझनी पड़ेगी। उसके बाद मास्टर होने नहीं बोल रही हूँ मैं आपको कि आपको उस विषय में पीएचडी करनी है, केवल उतना जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है उस टॉपिक को आपको अपनी समझ विकसित करके रखना होगा। और शॉर्ट नोट्स मेरे हिसाब से खुद के बनाने चाहिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी मैम, ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर किसी जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो उससे पूछा जाता है और सभी के आंसर ये रहते हैं खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो मैं इसके लिए एक रीज़न भी बताना चाहूँगा एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मैं यूजुअली शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट मुझे नहीं बनता, जैसे कि एथिक्स में थिंकर्स है, तो थिंकर्स में मुझे समस्या आती थी, मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जी। तो जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो ये चीज़ ध्यान रखा था कि जैसे महात्मा गांधी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, उनकी विचारधारा, मैंने उनके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। जिन थिंकर्स के जैसे कि बौद्ध धर्म का है, उसमें जो 4 आर्य सत्य वगैरह है, वो अगर मुझे आता तो मैं क्यों शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, उसके नहीं बनाया था। जो चीज़ नहीं आती है, जो चीज़ याद नहीं होती है, उसका काम किया था। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप एथिक्स में ये चीज़ें रहती है, परिभाषा वगैरह लिखना है। हाँ। तो यदि आप अगर बुक्स से पढ़े तो आपको 2-4 टाइप की परिभाषाएं मिलेगी, तो उन चारों में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप देख के लिखिए। हाँ। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। बिल्कुल। आप ये काम कर सकते हैं कि यदि किसी ने बनाया है तो पैटर्न देख सकते हैं उसका कि कैसे बनाए जाते हैं, पर आपको यही देखना है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। जैसे मैं क्या करता था, जो सब्जेक्ट आता है बहुत अच्छा, उसकी हेडिंग लिख लेता था, बस उसके बाद में काम खत्म। लेकिन जिसमें थोड़ी समस्या है उसमें उसका थोड़ा डिटेल लिख दिया। जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में मैं ये करता था कि जैसे एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है जी, एग्रीकल्चर के बारे में यदि आपको 3-4 चीज़ों में समराइज करना है तो सबसे पहले कि एग्रीकल्चर के कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं। मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है, तो मैंने एग्रीकल्चर को 4-5 पार्ट में तोड़ा था। पहले जब फसल की बोनी होती उससे पहले खेती तैयार करना, सब कुछ सुधारना। उसके बाद में जब बोनी होती उसके टाइम पे, उसके बाद में बोनी से लेके जब तक फसल आ रही है तब तक का अप्रोच बनाया। मतलब ये मेरा खुद का अप्रोच था। उसके बाद में जब फसल कटाई हो जाती है उसके बाद में मार्केटिंग वाला। अब ये जो मैंने 4-5 पार्ट में तोड़ दिया, अब यदि कृषि की समस्याएं पूछ रहे हैं तो इन 4 पार्ट की समस्याएं अगर एक भी लिख दिए जाए तो आपके 5 मार्कर में 5 चीज़ें हो जाती है। यदि आपको योजनाएं बतानी है तो जैसे 4 पार्ट की चारों अगर एक योजनाएं बता दिया तो भी अच्छा है। बहुत शानदार। यदि आपसे एनालिसिस करवाया कि यार कृषकों की समस्याएं क्यों, मतलब स्थिति खराब क्यों है, तो आप चारों पार्ट में लिख दीजिए कि खेती के टाइम पे पहले पूंजी नहीं रहती, बीज अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फिर जब बीज के बाद में फसल को पकाना है तो पानी की कमी है, या फिर खरपतवारों की समस्या है ये, फिर सबसे लास्ट में जब आप विपणन कर रहे हो, मार्केटिंग जिसको कहते हैं, तो ये सारी समस्या। जैसे मैंने अपनी एक अप्रोच बनाया था, आप चाहे तो अपनी अप्रोच बना सकते हैं। और जब मैंने इसको तैयार कर लिया तो उसके बाद में मैंने शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इतना किया है कि योजना का नाम लिख लिया है और उसका एक डेटा लिख लिया, बस। बहुत ही शानदार। मतलब आपको इस चीज से समझने का मौका मिला होगा कि आप अप्रोच देख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। टॉपर पढ़ाई वही कर रहे हैं, लेकिन आप तरीका समझ रहे होंगे, जो तरीका अक्षय ने बताया है ना। हम यहाँ पर यही चीज चाह रहे हैं बच्चों कि आप जितने भी टॉपर्स हैं उनसे पढ़ने का तरीका सीखें, और वो भी सही तरीका सीखें। एक बड़ा ही प्रश्न आता है, जैसे मैं भी पर्सनली घूमना फिरना पसंद करती हूँ, दोस्तों के साथ रहना पसंद करती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी के दौरान। तो क्या आपके दोस्त हैं? पहले तो प्रश्न यही। हाँ बिल्कुल, मेरे दोस्त है, मेरा 7-8 लोगों का अच्छा खासा ग्रुप है। हाँ, मतलब ये अकेले नहीं है, कट आउट होने वाले नहीं है। एक और प्रश्न हम करते हैं, आप क्या फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मोबाइल फोन, एंड्रॉइड ये सब चलाते हैं? मैम इसमें मेरा विचार ये है कि मैं चलाता तो बहुत हूँ, और अभी मैं थोड़ा एडिक्ट टाइप का भी हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि अगर हो सके तो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह इससे थोड़ा दूर रहे, यूट्यूब वगैरह, क्योंकि अभी तो मैं चला रहा हूँ जब से मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद से। और पहले भी मतलब क्या हो जाता था, बीच बीच में कभी आप अगर इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह देखने लग गए तो ये बहुत एडिक्टिव चीज़ें हैं। जिस तरीके से आप जो शराब वगैरह रहती है उस तरीके से, तो इससे थोड़ा दूर रहे, तो मैं ये कहना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों के साथ रहना। तो मेरा ग्रुप बहुत अच्छा है, मेरे 7-8 दोस्तों का 19 का भी इंटरव्यू है, 20 में भी हम 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और 21 में भी सभी लोगों ने मेंस दिया है, और बहुत अच्छा मेंस दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार लगभग सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। कभी कभी लेकिन अब अक्षय ने ये बोल दिया कि यूट्यूब,
फेसबुक, इनसे अलग रहना है, तो अब आप यूट्यूब इस वीडियो को देखने के बाद बंद कर देना, ऐसा क्या? हाँ हाँ, देखिए जैसे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह है वो भी ठीक है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो ऐसा नहीं कि मेरी एक जगह के ही सोर्स है, कुछ कोई चीज़ें नहीं बनती थी तो यूट्यूब से देख लिया, जैसे आप मार्गदर्शन करती हैं तो इस तरीके का मार्गदर्शन ऐसा है कि आपके आंसर में क्वालिटी लेके आते हैं, बिल्कुल। नए नए फैक्ट्स लेके आते हैं, आप इतनी मेहनत करके रिसर्च करते हैं थैंक यू। तो उसका फ़ायदा हमें मिलता है, तो हमारी मेहनत थोड़ी कम हो जाती है। पर मैं ये कहूँगा कि यदि आप अगर एक जगह का सोर्स रख रहे हैं तो उस सोर्स को बार बार देखिए, यदि आप मैम के बहुत वीडियोस सही। देख रहे हैं तो उसी वीडियोस को एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए, Right. और एक बार अगर अपना सब्जेक्ट फिक्स हो गया है उसके बाद में उसी को रिवाइज कीजिए, और आप सीख जाइए कि यदि आपके पास में 4-5 चीज़ का डेटा है, जी, जैसे डॉट्स है तो डॉट्स को कनेक्ट करके नया एनालिसिस करने की बहुत अप्रोच आनी चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं, और मैंने बच्चों में जो अभी एक चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं बच्चों का ना सामाजिकरण धीरे धीरे जो होता था, जैसे आपने बोला आपके दोस्त हैं, लेकिन एक तैयारी के दौरान एक जैसे कि इंटरव्यूज़ में टॉपर्स बताते हैं कि हमने अपना जो है मोबाइल बंद कर दिया, दोस्तों से कट आउट हो गए, फैमिली से कट आउट हो गए। तो मैं जब इसको विचार कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि अगर आप ऐसे कट आउट होकर सबसे एक पद को पा भी लेते हैं तो फिर आपकी खुशी में शामिल कौन होगा? जी, मैं तो इस मामले में मेरे विचार भी सेम है, और मैं तो चाहता हूँ कि एक अच्छा सिविल सेवक वही हो सकता है जो सब लोगों के साथ मिलजुल कर अपने काम कर सके, क्योंकि यदि आप तैयारी में ऐसे रह सकते हैं तो यदि आप कट आउट हो जाते हैं तैयारी में, तो यदि आप जब नौकरी ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में जितना अभी स्ट्रेस है उससे ज़्यादा रहने वाला है। बहुत सही। अगर आप अभी से उसको टैकल करना नहीं समझेंगे तो बाद में नौकरी के दौरान आप अपने परिवार से कट जाएंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे सिलेक्शन में मुझसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई और जो दोस्तों का उनका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। जी, तो मतलब कहने का मतलब आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि दोस्त कैसे बनाए? ये भी रहता है ना, दोस्त टू दोस्त डिपेंड करता है। पता चला अभी हमने ये मैसेज दे दिया बच्चों को, बच्चे फिर घूमने फिरने निकल गए यहाँ से। तो दोस्तों के चयन पर हम बात करेंगे, क्योंकि यूजुअली इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करता है, बस पढ़ाई करो, ऐसे करो, दोस्तों से कट जाओ। लेकिन मुझे उससे ये लगा कि बच्चे कहीं ना कहीं एक उस चीज को गलत वे में ले रहे हैं, जिससे रिश्ते नाते ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, थोड़ी सी ब्रेक हो रही हैं। और फिर बाद में क्या होता है, जब हम लोगों को बोलते नहीं हम बिजी हैं, तो आप मैनेज कैसे करें? प्रश्न मेरा ये है कि आपको, क्योंकि देखिए पढ़ाई के दौरान ऐसा अगर है कि आप पढ़ने बैठे फिर दोस्त का फोन आ गया, चल घूमने चले, तो फिर अभी तो हमारे मैसेज से ये चला गया कि नहीं, फिर उनको टाइम देना जरूरी है। तो आप मैनेज कैसे करें दोस्तों का चयन या फिर ये सब चीजें? और देखिए वैसे तो दोस्ती चयनित नहीं होती है ना, लेकिन तो भी उसके बाद भी आप बताएं कि कैसे क्या रखें। हाँ, ये बात भी है इसमें कि जैसे विकास सर है वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति होता है दोस्त, जिसको आपने चुना है। इसके अलावा माँ बाप भाई बहन आप किसी को नहीं चुन सकते। हाँ, एक जीवन साथी को चुन सकते हैं, पर अभी फिलहाल में देखा जाए तो दोस्त वो है जिसको आप चुन सकते हैं। उसमें भी आपके पास बहुत कम ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि आपका जो सराउंडिंग्स है, आपके साथ जो सेम तैयारी वाले लोग हैं, उनमें से आप दोस्त चुन सकते हैं। यदि आपके पहले के दोस्त हैं, जैसे मेरे कॉलेज के और स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ में और अच्छे पढ़ने में जी, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर उसके अलावा भी आप अगर यहाँ कोचिंग करने आते हैं या फिर रहते हैं तब आपके दोस्त बन रहे हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले देखिए सीरियस कैंडिडेट कौन है। राइट। बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनको भेज दिया गया है सिर्फ रहते हैं, तो उस टाइप के दोस्त नहीं बनाने हैं। सीरियस कैंडिडेट। दूसरा, जिनकी पॉजिटिव थिंकिंग हो, बहुत सही। जिनको भरोसा हो कि यार इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, और मेहनत करने के लिए तैयार रहे, ऐसे दोस्त होने चाहिए। जैसे हम लोगों का ग्रुप है, हम लोग मेंस पूरा साथ में देते हैं, एक जगह कहीं पे भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, और वहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में कॉपी चेक हो रही, उसके अलावा हम लोग बैठ के एक बार जब टेस्ट होके आता था तो एक दूसरे की कॉपी हाथ में ले लेते थे जी, और मेंस के आंसर कंपेयर करते थे और डिस्कशन भी किया करते थे। उसके बाद में नया कुछ निकल के आता था जो आपकी क्वालिटी इनरिचमेंट करता है आपके आंसर्स में। बहुत सही। मतलब कहने का मतलब दोस्त ऐसे बनाए जो आपके सहायक हो, ना कि आपको आपके एम से भटकाए। क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं लिखा है हमारे शास्त्रों में या हमारी किताबों में कि संगति का असर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अगर आपकी पॉजिटिविटी है तो वो उनके अंदर पॉजिटिविटी लाएगी, और अगर उनके अंदर नेगेटिविटी है तो हो सकता है आप उसके नेगेटिविटी से क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो ऐसे दोस्त बनाए जो आपके सहायक हो,
है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अक्षय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने प्री, मेंस और इंटरव्यू की रणनीति क्या करी। आप एक एक करके बताएं हमें कि आपने प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखी, क्या प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करना चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी क्या प्री और मेंस होने के बाद में करना चाहिए। ये पूरी अप्रोच को आप डिटेल बनाएं। आप चाहें तो आप मार्कर भी यूज़ करके हमारे डिजिटल बोर्ड का उपयोग करके बता सकते हैं। बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि जो एमपीपीएससी की तैयारी तीनों चरणों में अलग अलग नहीं होती है, आप इंटीग्रेटेड तैयारी रखें। और जो स्पेशल सब्जेक्ट जैसे प्री में कुछ अलग से हैं या मेंस में कुछ अलग से हैं, उसको भले ही आप अलग अलग पढ़ सकते हैं, परंतु जो मेन जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, उनको ही उनकी आपके सबसे पहले आपको उनकी समझ बनानी है, और उसके बाद में मैं अलग अलग हर पैटर्न के हिसाब से बताता हूँ। ठीक। जैसे कि हमारा एग्जाम 3 पार्ट में होता है। ये रहता प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जैसे आप पहले से पढ़ रहे हैं उसी टाइप से पढ़िए। इसमें काम क्या करना है, सबसे पहला कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं, यदि आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, या फिर जो घटना चक्र टाइप्स बुक आती है उन बुक्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लास्ट की यूनिट्स है, लास्ट की जो 3 यूनिट्स है, जैसे आईटी हुआ, उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है और आयोग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये चीज़ें ऐसी है, कम पढ़ के आपको ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। जैसे आयोग आपको पूरे रट जाने चाहिए, तो लास्ट की जो 3 यूनिट्स है, लास्ट की 3 यूनिट्स ये करनी है। इसके अलावा और आपको क्वेश्चन जो लगाने हैं, जैसे जो पेपर 7th यूनिट जो है इसमें साइंस की, तो साइंस में मैम ऐसा है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप की चीज़ें हैं, कभी भी कुछ भी आ जाता है। इस बार जैसे पिछले 2 बार से बायोलॉजी के थोड़े टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेडिक्शन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जो ये लास्ट की 3 यूनिट्स है, जैसे इसमें करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स नॉर्मल पढ़ना है, जो एमपी के लेवल का है उतना करंट अफेयर्स पढ़ना है। और जो कंप्यूटर वगैरह सब्जेक्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि इनसे लगभग फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा बहुत कहीं क्वेश्चन आते नहीं हैं। और इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि यदि आप टेस्ट लगा रहे हैं बार बार, तो टेस्ट दे के फिर उसका एनालिसिस भी करें। एनालिसिस जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया मेरा ये सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी तैयारी अगर चेक करना है तो उस सब्जेक्ट के जो पार्ट वाइज टेस्ट है उसको दे दीजिए, और उसके बाद में उसमें क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है वैसा कर सकते हैं। ये ऐसी प्री की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में प्री दीजिए आप। अब यदि मेंस का देखा जाए, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। मेंस में हमारे 6 पेपर्स है। पेपर 1 का मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी लोग जब कोई भी तैयारी चालू करता है तो सबसे पहले पेपर 1 से स्टार्ट करता है, और वो हिस्ट्री से स्टार्ट करता है। इसमें मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप या मैं जो भी है, मैंने भी ऐसे किया था कि जो पहले पेपर में आता है उसमें घुस जाते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरीके से। जैसे कल मेरे पास में एक भाई आया था छोटा, वो मुझे कहता है कि भैया मेरी अभी तक हिस्ट्री पढ़ के नहीं हुई, जबकि वो 1.5 महीने से पढ़ रहा है। हाँ। तो आप ये देखिए कि इस बार यूनिट्स उनने हर बार चीज़ों को यूनिट्स में बांट दिया है। हाँ। तो हर एक यूनिट 30 नंबर की है, तो आपको हिस्ट्री में उतना ही टाइम देना है जितने दूसरे यूनिट्स को दे रहे हैं। तो पहला कि एकदम एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना है। और दूसरा कि जो जैसे कि रियासतें वाली यूनिट है पार्ट ए में, या फिर पार्ट बी में जो 4th और 5th यूनिट है, जल और आपदा प्रबंधन, ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। पार्ट बी में यूनिट 4 और 5 क्या होता है कि हम मेन ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, तो उसके बाद में इस टाइप की यूनिट्स भूल जाते हैं। ऐसा इसी प्रकार से जो पेपर 2 है, पेपर 2 में भी सोशियोलॉजी वगैरह है। तो सोशियोलॉजी में क्या करना है हमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये करना है कि अभी नया सब्जेक्ट जुड़ा है तो बेसिक पढ़े। और इसमें ये सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा सा अभी इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। हाँ। जैसे हम लोग भी पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी है, टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं, तो एग्जाम का पैटर्न देख के उसके नोट्स और ज़्यादा अपडेट होंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप क्या कीजिए कि जो इसमें काम कर रहा है, परिभाषाएं वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें देख लेना है। और जो इसमें एनालिटिकल चीज़ें करना है,
कि एनालिसिस अगर आप कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ऐसे चीज़ें नहीं आती कि इसके बारे में समझाइए, ये बताइए राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है अब नहीं आ रही है, अब थोड़ा एनालिसिस वाली चीज़ें आ रही है, वो करना है। इसके अलावा वाला पेपर 3 जो सब लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। मेरा पर्सनली बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, तो इसलिए मुझे थोड़ी समस्या कम रहती है, लेकिन इसमें भी अभी ऐसा हो रहा है कि केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अंदर से पूछ रहा था पिछले 2 सालों से। तो और इसमें एक और पेपर 3 में ये भी है कि जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी ऐसे आए हैं जो किसी से बने नहीं हैं जी। तो इसके लिए आपको ये करना है कि ये क्वेश्चंस जो किसी से नहीं बनते हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी जो चीज़ है वो है मैथ्स आपको जितनी करनी, 30 में से आपके 29 नंबर भी नहीं होने चाहिए। और मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ जो मैथ्स बैकग्राउंड का है, अगर दूसरे बैकग्राउंड का भी व्यक्ति है तो 10th लेवल की मैथ्स ही आती है, एक स्टैटिस्टिक्स का आता है, कुछ आराम से किया जा सकता है। और 30 में से 30, हाँ 30 में से 30 मिलेंगे। तो मैथ्स आपको ध्यान देना है। और जो नए सब्जेक्ट इसमें जुड़ा है जैसे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में भी बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर में भी ऐसा करना है कि जो बेसिक नोट्स है, अभी जो बुक्स वगैरह चलती है, मैम परमिट करे तो मैं बुक्स का नाम भी बता दूंगा बाद में। जैसे परीक्षा मंथन वगैरह की बुक्स है, ये परीक्षा धाम की, ये 2 बुक्स चलती है कंप्यूटर के लिए, तो आप इन 2 बुक्स को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक्स है। और बुक्स की बात करें अगर जैसे अक्षय ने, तो हम लास्ट में अक्षय से इनके पूरे सोर्स पूछ लेंगे, पूरी बुक्स पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप पेपर 3 में इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी वाला पोर्शन जो है, आप कहीं के भी एक नोट्स देखिए कहीं के भी और उसको ही फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अभी जैसे देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो परेशान होते रहेंगे कि यार ये यहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ नहीं मिल रहा। बेसिक अपना तैयार रखिए। अगर ऐसा मन में रखिएगा कि जो सबसे बन रहा है वो हमसे बनना चाहिए और जो सबसे नहीं बन रहा वो हमसे नहीं भी बने, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, ये 3 पेपर हो गए जो सबसे बड़ी हेडेक रहती है बच्चों के दिमाग में। उसके बाद में आएगा पेपर 4। पेपर 4 ये है एथिक्स का। ये बहुत अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर होता है, आप कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि आपको जैसे थिंकर्स है तो थिंकर्स के बारे में उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या बेसिक थॉट्स है वो पता रहने चाहिए। और उनकी बुक्स वगैरह 1-2 लिख लीजिए। बाकी लगभग सभी थिंकर्स में सामाजिक आर्थिक कल्याण, समाज सुधार, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो डाल सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं तो सत्य अहिंसा वाले ऐसे कीवर्ड्स भी लिखना है। जैसे थिंकर्स का मैं बोल देता हूँ, तो कीवर्ड्स लिखने हैं उनके। जैसे लोहिया जी है, लोहिया जी की सप्त क्रांति है, तो सप्त क्रांति को पढ़ लेना है। तो थिंकर्स को ऐसे तैयार करना है। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जो थिंकर्स आए हैं, अभी तक के जितना भी इनका पैटर्न रहा है उसमें वो 3 मार्कर ही पूछते हैं। बिल्कुल। तो प्लेटो, अरस्तु, सुकरात के 3 मार्कर ही करने हैं। और बाकी जो इंडियन थिंकर्स हैं उनके मतलब बड़े क्वेश्चंस करने हैं। और एक मैं प्रेडिक्शन करना चाहूँगा कि अगली बार मुझे लगता है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि जो सावित्रीबाई फुले का क्वेश्चन आएगा जी, मुझे लगता है, क्योंकि वो महिला भी है और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, तो ऐसा लगता है मुझे। बाकी अब आए नहीं आए। सही है। और प्रश्न बनने चाहिए और बनेंगे भी, महिलाओं पे तो प्रश्न बनने चाहिए और बनेंगे भी, क्योंकि महिलाएं, आपने देखो थिंकर में भी शायद मुझे लगता है एक ही महिला है। जी एकमात्र महिला। तो हर जगह ऐसा होता है कि महिलाओं के आपको देखने में कम मिलता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ महिला, मुझे पता है कि क्या सामना करना पड़ता है, परिस्थिति क्या होती है। तो इसके लिए तो अभी हमारे पास बहुत समय, हम बात करेंगे कभी इस बारे में। तो अभी अक्षय जी का प्रेडिक्शन है कि सावित्रीबाई फुले पे प्रश्न बनेगा, और मुझे भी ये लग रहा था बनेगा। देखते हैं ये सही होता है कि नहीं। चलिए, और इसमें जो एथिक्स वाला मेन पोर्शन आता है, मनोवृत्ति वगैरह, अभिप्रेरणा, मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो इसलिए, तो इसमें आपको एक चीज़ सबसे अच्छी करनी है कि जैसे मनोवृत्ति लिखा, उसकी परिभाषा लिख ली 3 लाइन में, इसको आपको रट लेना है बिल्कुल। ये 2 मार्क्स में आते हैं। तो अगर आपकी ये परिभाषा अच्छी रहेगी तो ये आपके 5 मार्कर में भी काम में आएगी, ये आपके 20 मार्कर में भी काम में आएगी। और इससे आपको इसके आगे जो आप इसके 3 पार्ट तोड़ रहे हैं, जैसे कैब मॉडल आता है इसमें, तो इन सब चीज़ों में आप अगर डेफिनेशन अच्छी रहेगी तो आपका इंट्रो अच्छा रहेगा। इंट्रो अच्छा रहेगा तो बात की ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब में सेम रहती है। आपका इंट्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो आपका क्वेश्चन पूरा अंदर अच्छा जाएगा। ये एथिक्स के लिए। और केस स्टडी के लिए तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आजकल केस स्टडी बची नहीं है। हाँ, इस बार तो लगता था पता नहीं। हाँ, पिछली बार अनसीन पैसेज आ गया था
और इस बार उनने ऐसा दे दिया कि पता नहीं कहाँ से सब्जेक्ट में से आ गया, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री और जो दूसरी चीज़ें हैं उससे मिला के आ गया था। तो एथिक्स का पेपर ऐसा बहुत स्कोरिंग पेपर है, आप 130 नंबर के आसपास तक के बहुत आराम से ला सकते हैं। अच्छी थोड़ी तैयारी अच्छी रहनी चाहिए और आंसर राइटिंग, और इसमें लिखने में भी कोई समय नहीं लगता है। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पेपर 5, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, मैम बताएंगी। नहीं, पर इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जैसे मेरा 12वीं तक के विशिष्ट हिंदी था, तो अगर आप हिंदी वाले हैं तो जेन्युइनली उसको पढ़िए, अच्छे से थोड़े बहुत देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगता इस सब्जेक्ट करने में। क्योंकि अक्षय मैंने कई बार ये ऐसा देखा है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ, हिंदी स्पेशली, हिंदी के साथ साथ और भी सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी के लिए मैंने स्पेशली देखा है, जैसे मैं आपसे भी बोलूँगी कि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं इसको थोड़ा सा आजकल सीरियसली नहीं पढ़ते कि नहीं हमने तो हिंदी पढ़ा हुआ है तो हमें हिंदी बन जाएगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये जरूर मैं मान सकती हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में इतनी परेशानी नहीं जाती, लेकिन क्या ये बिना पढ़े हो सकता है कि नहीं? नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो भी आपको हिंदी जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके इसमें 140 से 150 के आसपास नंबर आ गए तो आपकी बहुत अच्छी रैंक लेके आ सकता है, और इसमें स्कोर किया जा सकता है। बिल्कुल। जो लास्ट के 3 पेपर्स है इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, इसमें जैसे तत्सम तद्भव हुए, या पर्यायवाची है, या फिर समानार्थी या विलोम शब्द है, इन शब्दों को मैं तो कहूँगा कि आप पेपर स्टार्ट होने के पहले से ही अगर प्रिंटर निकालना है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और डेली 2-4 शब्द पढ़ते रहिए। हम लोग ऐसा करते थे शाम के टाइम चाय पीने के लिए, जब कभी छत पे जाते थे तो 2-3 लोग बैठ जाते थे और पूछते थे चल इसका विलोम बता, इसके समानार्थी बता, कोई एक कठिन सा शब्द ढूंढ लिया, बता ये किसका समानार्थी है, तो उस पर बात निकलती है, तो 2-4 चीज़ें और हो जाती है। इसके अलावा इसमें यह है कि अपठित गद्यांश बहुत ही इजी है, आराम से कर सकता है कोई भी, और जो 25 क्वेश्चंस आते हैं 75 नंबर के, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 3 मार्कर, हाँ, 3 मार्कर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पूरा सब जो पेपर है हिंदी का उसको संभालते वही है जी, बाकी तो चीज़ें सबसे बन जाती है। अलंकार वगैरह तो मैम से पढ़िए, मैम बताएंगी अलंकार कैसे करना है। इसके अलावा पेपर 6 जो है ये निचोड़ है आपके लास्ट के 5 पेपर का। ये 5 पेपर अगर आपके अच्छे हैं तो पेपर 6 में आएगा। इसमें 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा। सबसे पहला इसका इंट्रो, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं इंट्रो कैसे लिखे, इंट्रो में हम जा नहीं पाते। तो देखिए इंट्रो के मैं 2-3 टाइप आपको बता देता हूँ, आप बाकी का मैम से आप जान लीजिएगा। इंट्रो में सबसे पहला एक इंट्रो होता है कि यदि आपको कुछ नहीं आता है, जैसे शिक्षा के ऊपर आया तो शिक्षा की परिभाषा से स्टार्ट कर दीजिए, परिभाषा के द्वारा। या फिर अगर आपको किसी थिंकर के कोट याद है, जैसे शिक्षा पे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी है जिसका दूध जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। इस टाइप के इंट्रो मतलब इस टाइप के कथनों से चालू कर देंगे तो आपका आंसर अच्छा रहेगा। या फिर एक ऐसा है कि एक यूट्यूब चैनल है ललन टॉप, दी ललन टॉप पे शो आता है दुनियादारी के आप इंट्रो देखिए, वो इतने बेहतरीन इंट्रो बनाते हैं, तो इनके इंट्रो से आप समझ सकते हैं कि कैसा लिखा जाए। मैं वहीं से देखता था, वहाँ से किया करता था, तो ऐसा इंट्रो दे सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप चाहे तो कोई घटना दर्शा सकते हैं कि भूकंप आने पर इतने लोगों की मौत, न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह, इस टाइप से। अगर आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे तो मैंने आपको प्रस्तावना 10 टाइप से लिखने के लिए बताई है, तो 10 में से 3 प्रस्तावना शायद अगर आपने अक्षय की सुनी होगी तो ध्यान से वही प्रस्तावना है कि जब कुछ नहीं बन रहा तब क्या से चालू करें, या पारिभाषिक प्रस्तावना। उसके अलावा नाटकीय प्रस्तावना, कथन से प्रस्तावना, श्लोक से प्रस्तावना, कहानी से प्रस्तावना, दृष्टांत से प्रस्तावना। तो उसी को आप समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा जो अक्षय समझा रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, हम लोग भी सब आपसे ही सीखे हैं। तो इसमें एक समस्या ये आती है कि जो व्यक्ति नया लिखने आता है तो वो चाहता है कि मैं एकदम से धमाकेदार आंसर लिख दूं, तो वो वैसा नहीं हो पाता। पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि आप पूरे निबंध की प्रैक्टिस कीजिए, प्रस्तावना की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। क्योंकि यदि आपने जो चेकर है, चेकर को कॉपी में उतार लिया, अगर निबंध में उतर गया चेकर की यार पहला पेज पढ़ लिया या दूसरा पेज तक के पहुंच गया, तो आपको अच्छे नंबर देगा। और इसके यूएसपी एक और चीज़ होती है कि आपको कोट्स याद रहे, और कोट्स की भी मैं आपको एक हिरार्की बता देता हूँ। सबसे पहले संस्कृत के श्लोक लिखने हैं, संस्कृत के श्लोक नहीं बने तो उसके बाद कबीर के, तुलसीदास के, इनके दोहे लिखने हैं। वो नहीं बने तो उसके बाद कविताएं लिखनी है किसी की। अगर कविताएं नहीं बने तो उसके बाद में किसी के कथन लिखने हैं। हाँ, और वो कुछ नहीं बनना तो फिर अपने मन से बना के लिख दे। मैंने वहाँ पे 2020 में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे पेपर मेरा जल्दी कंप्लीट हो गया था,
तो मैंने बैठ के अपने मन से 2-4 बनाए थे। इस बार तो शिक्षा पे आ गया था, तो शिक्षा पे मुझे बहुत सारे याद थे। परसों मुझे जो ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों को ऐसी चीजें बोलती हूँ क्लास में, तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए टॉपर स्टॉक ला रही हूँ बच्चों, क्योंकि जो बात मैं बोलती हूँ ना, वो बात अगर जो बच्चा अप्लाई करके आपके सामने खड़ा है, तो वो चीज आपको लगेगा कि हाँ, मैडम जो क्लास में बोलती है उसको और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसीलिए हम ये टॉपर स्टॉक लेकर आ रहे हैं, ताकि जो आपको टीचर पढ़ा रहा है उसका अगर एप्लीकेबल रूप आपके सामने डीएसपी के रूप में खड़ा है, तो आपको अब याद रखिएगा कि आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को करना है। रही बात, अक्षय ने एक बात बोली, आपको ध्यान से आपने सुना होगा तो, कि ये वर्ड्स जो थे वो डेली याद करते थे। तो या तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, दोनों को मैं अब बोल रही हूँ कि जो मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ अब अच्छे से करना। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 3 में 15 वर्ड्स पूछे हैं इस बार, 15 तो आपको वो बनेंगे नहीं। देखिए, रोज याद करते थे ये जो मैं आपको दे रही हूँ, तो अभी शायद रिसेंटली मैंने तत्सम तद्भव याद करने दिया है। जो बच्चे देख रहे होंगे कमेंट करके बताना याद हुए कि नहीं, क्योंकि अभी मैं क्लास में पूछूंगी, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ डेली 10-10 वर्ड्स का। वो अगर आपने देखा है तो आपने अभी इस बार भी देखा होगा शायद, अक्षय अपने इस पे बात करी थी कि अपने शॉर्ट्स से 3 प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली आई है। तो वो 3 प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली वहां से अगर आप याद कर लेते हैं तो वहां आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने वो ऐसा करा है कि टू द पॉइंट बताया है। क्योंकि देखिए, वोकैब बहुत सारी है, हजारों में वर्ड्स हैं आपके पास में, आप याद कौन से वर्ड करते हैं? जो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको वो याद करना है, ताकि एग्जाम में आप सफल हो। आगे अक्षय बताएंगे। और इस पेपर का मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस पेपर की तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है न्यूज़पेपर। जी, न्यूज़पेपर। और जैसा मैम ने कहा कि आप तत्सम और तद्भव जो शब्द है, अगर आपको तत्सम शब्द अच्छे आते हैं तो ये आपके जो शुरू के 4-5 पेपर है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले, आपकी अगर तात्समिक हिंदी है बिल्कुल, तो आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स दिला जाती है। आप विचार अच्छे से हाँ, अभिव्यक्त कर विचार अच्छे से अभिव्यक्त कर पाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ें, इससे अभिव्यक्ति पढ़ें, आपकी भाषा सुधरेगी। और दूसरा, जो ऊपर के 5 पेपर्स है उनकी आपकी समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ने से आपका ओवरऑल आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल। इसमें एक चीज और, ये तो हुई निबंध की बात। आप निबंध के अलावा यहाँ पर जो अपना लेटर राइटिंग वाला फॉर्मेट था, वो वाले फॉर्मेट की भी थोड़ी सी बात करें। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छा है। जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, ये ऐसा पोर्शन है कि आपका 2 घंटे का पेपर है, आप 15 मिनट में कर सकते हैं दोनों, और बहुत कम लिखना है आपको। बस बेसिक उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो शासकीय पत्र है ये ऑफिशियल है, एक पोस्ट दूसरी पोस्ट को लिख रही है, उसमें श्रीमान, महोदय, धन्यवाद, इस टाइप की चीज़ें नहीं रहेगी। जो अर्धशासकीय पत्र है तो एक व्यक्ति थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर जाके लिख रहा है, परंतु उसमें यह भी ध्यान रखना है कि वो अधिकारी है। इसके अलावा अधिसूचना है। अधिसूचना का मतलब ये है कि राजपत्रित के अधिकारियों के लिए कुछ यूज किया जा रहा है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि स्थानांतरण वाला, वो बहुत अच्छी चीज थी कि अगर आप सोशल मीडिया में कहीं देख सकते हैं, आजकल तो आने लग गए हैं। मैंने देखा था कि किसी अधिकारी का ट्रांसफर हुआ था, तो मैंने पूरा पेपर पूरा का पूरा वही वाला सेम टू सेम रख के आ गया था इस बार। अभी परसों जो मेरा पेपर हुआ उसमें, तो वो सारी चीजें हैं। आपको एक जो लेटर जाता है उसके पीछे का भाव अगर समझ में आ गया तो आप अपने आप ये समझ जाएंगे कि इसमें ये चीज़ डाल सकते हैं, ये चीज़ नहीं डाल सकते। टिप्पण लेखन है, इस टाइप की जो सारी चीज़ें हैं, बेसिक आपको देखना है कि कैसे होता है, और थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से चेंज कर सकते हैं भाषा में। बाकी जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट एकदम फिक्स रहेगा स्ट्रिक्टली। यदि आप ऊपर लिख रहे हैं, ये लेटर आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे कार्यालय का नाम आएगा, ये फिक्स रहेगा, क्रमांक आएगा, दिनांक आएगा, ये फिक्स रहेगा। उसके बाद में यदि शासकीय पत्र यहाँ प्रति से स्टार्ट होगा, यदि अधिसूचना यहाँ अधिसूचना लिखा रहेगा, यदि सर्कुलर है तो सर्कुलर में यहाँ सबका नाम आ जाएगा, फिर विषय रहेगा, और यहाँ पे जो बॉडी है यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और इसकी क्वालिटी आपको सुधारनी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और तत्सम तद्भव शब्दावली बहुत काम की आती। मैं हिंदी में बहुत खास करके ध्यान देता था, और मुझे लगता है 2020 में मेरे हिंदी में लगभग 130 से 40 नंबर के ऊपर ही होंगे लगभग। बिल्कुल, मुझे लगता है शायद 150 टच करेंगे आप। हाँ, यहाँ टेस्ट सीरीज में तो मेरे आ जाते थे 150 के आसपास। अब वहाँ पे देखते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे आप जो लिखते हैं, यहाँ धन्यवाद कहाँ लिखना है, नहीं लिखना है, वो बात है। यहाँ पे आप जो लिख रहे हैं उसमें पूरा नाम लिखिए, हस्ताक्षर लिखिए, जो भी लिखना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। प्रतिलिपि लिखते हैं, उसमें संलग्न लिखते हैं। हाँ, तो वो सब सारी चीजें ध्यान रखना थोड़ा सा। बिल्कुल। ये तो हुआ मेंस के बारे में। अब अक्षय थोड़ा सा ये बताएं कि इंटरव्यू, क्योंकि अक्षय का 2019 का भी इंटरव्यू है, तो पहली बात कि
पहले तो आपको इंटरव्यू के लिए फिर से बधाई, और हम यही आशा करेंगे कि इस बार अक्षय को डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिल जाए, 19 में ही मिल जाए। खैर, अक्षय का फिर से अभी ये वाला भी प्रीलिम्स क्वालिफाई है, आगे आने वाला भी मेंस है शायद। मैम अभी मैंने सोचा है कि अब 2022 से मेंस नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब कुछ बच्चों के लिए भी पोस्ट रहनी चाहिए, इसलिए 2019 में ही पोस्ट मिल जाए, अच्छा है। अक्षय ये बताएं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, या आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम जैसा आपने पहले कहा कि आप समाज से कट के मत रहिए। यदि आप इंटरव्यू अच्छा देना चाहते हैं तो आपको समाज से कट के नहीं रहना है। आप दोस्तों के साथ मिलिए, लोगों से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, उससे आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप होती है और वो ओवरऑल डेवलप होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 2-4-8 दिन में कर पाएंगे। लोगों से कैसे डील करना है, अपनी बातें आप जो कहना चाहते हैं वो कैसे समझाई जाए, वो सारी चीज़ें ओवरऑल डेवलप होती है। हालांकि मुझे और डेवलप करना है अपने बारे में जानना है, और अभी जो इंटरव्यू दूंगा उसमें और सुधार करूंगा। परंतु मैं एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा कि कभी कभी आप अपने आप को एनालिसिस किया कीजिए। जैसे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी के गुण दोष बताइए, तो आप सोचते हैं यार मैं कैसे सोचूं। मैं क्या करता था कि देख लेता था यार अपन तो धुरंधर आदमी है, अपन ने क्या क्या अच्छी चीज़ें कर रखी है जिंदगी में, अब जो अच्छी चीज़ें की हैं उसको कैसे लिखना है, बस वही चीज़ें। जैसे मैंने 10th में डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, तो मैंने वो चीज़ अपने लिख रखी कि सर मेरा एकेडमिक्स अच्छा है। अब कभी कमियां पूछते हैं आपसे, तो कमियों में ये बता दो कि ऐसा नहीं कि सर मैं सिगरेट पीता हूँ, ये सारी कमियां हैं। अगर ऐसी चीज़ें उनको छुपाना है, कमियां उस टाइप की बतानी कि सर जैसे मैंने अपनी कमियां बताई थी कि मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, या फिर मुझे कोई फाइन आर्ट्स नहीं आती है, पेंटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। और कमियों में ये चीज़ भी आ सकती है सर, थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि डिस्गाइज में बताते हैं कि सर मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ, जिस कारण मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा कभी कभी कुछ लोग करते हैं। अब इसमें मैं उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु ये है कि आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है कि प्लीजिंग पर्सनैलिटी रहे। कहीं से कहीं तक उनको ये ना लगे कि इसमें एटीट्यूड है, किसी प्रकार का एरोगेंस नहीं लगना चाहिए। थोड़ा ह्यूमिलिटी के साथ में आप बात कीजिए, जितने हम्बल रहेंगे, और नॉलेज थोड़ा देश दुनिया का रखिए। आप ऑफिसर बन रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा 12वीं पास होकर आया है, इसीलिए तो ग्रेजुएशन का मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट है। आपको देश दुनिया का नॉलेज होना चाहिए, राजनीति कैसे चल रही है, समाज कैसे चल रहा है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्या मुद्दे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी के साथ साथ आपके थॉट्स भी होने चाहिए, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ठीक है अक्षय, एक बात बताइए आप कि अभी क्या हो रहा है, जैसे बच्चे, एक तो आपने पेशेंस कैसे रखा तैयारी के दौरान, क्योंकि ये बहुत एक लंबी प्रोसेस हो गई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं 2019 का जो रिजल्ट है वो तो अभी तक पेंडिंग है, और 2020 में आपने पोस्ट ले ली है, तो मतलब आप तैयारी तो 18 के लगभग या 18 के शुरू में या 17 के बाद से आपने चालू कर दी होगी, और अभी 2023 हो रहा है। ये तो पहले हुआ MPPSC वाले बच्चों के लिए कि धैर्य कैसे रखें, लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि कुछ बच्चे जो मेरे साथ हिंदी के लिए व्यापम में भी जुड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं कि हमारे पास एक पोस्ट आई थी अभी हमारे लिए, और फिर उसके लिए भी हमको वेट करना पड़ रहा है। तो इसके दौरान बच्चों को कैसे, क्या अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, आपने कैसे मोटिवेट रखा था? मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो सहयोग रहा है, सबसे पहले तो मेरे मम्मी पापा है। पापा की तरफ से जितना सपोर्ट रहा है, मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स मेरे पास में है। आज तक के मुझे किसी प्रकार का उन्होंने प्रेशर नहीं दिया, जबकि मैं 5 साल से तैयारी ही कर रहा था इस तरीके से। और मेरे जो कई सारे दोस्त लोग हैं, वो भी, उनका जो भरोसा मुझ पर है, मतलब उनने आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं फील कराया कि यार 5 साल हो गए, या फिर उनकी तरफ से हमेशा ये रहता था कि भाई अगली बार जब मैं आऊँगा तो तू मुझे ऑफिस में मिलना चाहिए। मतलब उनकी तरफ से भरोसा इतना था कि उनको पता था कि इसका सिलेक्शन होगा। हर बार वो यही बोलते थे, बात करता था कभी किसी दोस्त से, अगर बर्थडे वगैरह पे किसी ने विश किया, वो लोग बहुत मोटिवेट करते थे, पहला। और दूसरा एक है अपने अंदर से इनर मोटिवेशन। आपको ये रहना चाहिए कि सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा करें। और मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा कि मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है या एकेडमिक्स अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका एकेडमिक्स पहले अच्छा नहीं था, लेकिन आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो वो बेकार नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, ये जो अभी एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं एक कहना चाहूँगा कि आप जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं उसके बारे में मत सोचिए। हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे, तो अगर हम उस चीज़ को सोचते रहते बार बार कि यार एग्ज़ाम लेट हो रहा है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में क्या है, तैयारी करें। और अगर आप चाहें तो कोई दूसरे एग्जाम्स भी दे सकते हैं, पर अगर आपका एक मेन टारगेट है तो उससे हटना नहीं है। जैसे बीच में मेरा 2020 का
अब मेरे प्री में अच्छे मार्क्स नहीं थे तो मैंने फॉरेस्ट की तैयारी किया था। जी। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया प्री का, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, तो मैंने उस दिन से वो छोड़ दिया, जबकि 2.5 महीने में लगभग फॉरेस्ट का पढ़ चुका था। उसके बाद फिर से वापस मैं इसमें आया, तो उसके बाद भी मेरा इसमें डीएसपी में मेरी फर्स्ट रैंक आई है और फॉरेस्ट में मेरा नहीं हुआ अल्टीमेटली। हाँ। तो ऐसा है कि आपका जो लक्ष्य है, आपने यदि किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है तो उस पर ध्यान रखिए, उस पर मेन फोकस होना चाहिए और थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। क्योंकि अगर आपको कोई किसी चीज़ के लिए सम्मान मिल रहा तो उसके लिए मेहनत भी ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि आप छोटा मोटा, जैसे आप एक इससे उदाहरण किससे मैं समझाती हूँ कि अगर आप घर लेना चाहते हैं, तो अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो उसमें वो बोलता है रेडी टू पोजेशन, बिल्कुल आपने देखा और उसके बाद दूसरे दिन आप रहने चल गए। जब आप ज़मीन से घर बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले आप ज़मीन लेते हो, फिर उसके बाद बात करते हो, फिर घर बनाते हो। और तीसरा होता है महल बनाना। तो अक्षय ने महल बनाने की बात करी है, और ये पीएससी और जो सिविल सर्विसेज होती हैं वो महल बनाने जैसी हैं, जिनमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है और धीरे 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 वो तैयार होता है, लेकिन अल्टीमेटली सफलता जरूर मिलती है। सही है अक्षय? जी बिल्कुल मैम। अक्षय, लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं। उसके पहले आप ये बताएं कि आपके सफलता का मूल मंत्र क्या था। मैम सफलता का मूल मंत्र ये है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मेहनत। जी। मेहनत शब्द मुझे ऐसा लगता है थोड़ा हार्श है। आप जैसे मैम ने कहा भी है कि आपको होमवर्क डेली दिया जाता है, बस इतना काम कीजिए, आपका जो टारगेट मिला है उसको कर लीजिए, या मैम भी दे रही है या फिर आपने भी बनाया है, उसको मेहनत शब्द मत कहिए। हाँ। जो शब्द आ जाता है ना मेहनत, मुझे भी कई लोग बोलते हैं आपने बहुत मेहनत की, पर मैं कई बार सोचता हूँ यार कि मेहनत तो की ही नहीं। बिल्कुल। जितना टारगेट था उस टारगेट को अचीव किया, फिर मजे भी किए। हाँ। तो वो सब कीजिए, आप टारगेट बनाइए, टारगेट को अचीव कीजिए। मेहनत शब्द जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि यार बहुत अनिच्छा से काम हो रहा है। इच्छा से काम कीजिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि खुश रहना सीख जाइए। जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, लोग थोड़ा सम्मान देते हैं बस। उसके बाद जब मैं यहाँ से निकल कर मैं रूम में जाता हूँ, ज़िंदगी सेम रहती है। लेकिन इससे पहले भी मैं खुश रहता था, अभी भी खुश हूँ, और आगे अगर मैं जॉब करूँगा तब भी बहुत स्ट्रेस रहेगा। तो खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश रहना सीख गए तो आप ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। हमेशा खुश रहने का कोई तरीका ढूंढ लीजिए, कुछ भी चीज़। मुझे तो कई बार चाय बनाने में मज़ा आता है, चाय बना के मैं खुश हो जाता हूँ, रूम में झाड़ू लगा के खुश हो जाता हूँ। अच्छा अरेंज कर लिया रूम, उसमें खुश हो गए। तो खुश रहने का तरीका चाहिए बस, वो अगर आप सीख गए तो ज़िंदगी में आप हमेशा बहुत प्रसन्न रहेंगे। बहुत सही। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे अभी, जैसे अभी बच्चे कुछ डिमोटिवेट भी हैं, रिजल्ट आया, मेंस दिया, कुछ का मेंस अच्छा गया, कुछ का वो हुआ, कई लोग सेलेक्ट नहीं हुए, कई लोग वेट कर रहे हैं, या जैसे अभी आप कमेंट को देखेंगे, बच्चों का कहना ये है मैम हम 4-4 बार से जो प्रीलिम्स है उसमें 1-1 नंबर से रुक रहे हैं, 2-2 नंबर से रुक रहे हैं। कई ऐसी बच्चियां हैं, खासकर मैं बच्चियों को लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चियां, पता नहीं, या तो हो सकता है यूट्यूब में कभी कोई महिला ने उनके सपोर्ट के बारे में बात नहीं करा होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो बच्चियां मेरे सामने खुल के ये बोल पा रही हैं कि मैम हमारे साथ ये स्थिति है और हम तैयारी करना चाहते हैं। जैसे कल परसों एक मैसेज आया, ये नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ से, किसी ने अगर मेरे साथ ये साझा किया है तो, कि मैम हमारे यहाँ पारिवारिक कुछ समस्या आ गई थी, या शादी के बाद कोई समस्या आ गई, उसके बाद अब मैं तैयारी करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो खासकर आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। नो डाउट आप शायद समझ पा रहे होंगे, लड़की को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो पहले आप उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे, लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे। दूसरी बात, ऑल ओवर पूरे स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला तो यदि कोई लड़की निकल के आ रही है इंटीरियर इलाके से तैयारी करने के लिए, तो वो बहुत ही बड़ा काम कर रही है जी। यदि वो अधिकारी बनती है तो वो केवल खुद अधिकारी नहीं बनेगी, अपने पूरे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगी। तो मैं आपको पहले शुभकामना देता हूं कि आप इतना बड़ा प्रयास करने के बारे में सोच रही है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपको यदि घर से निकलने का समय नहीं मिल रहा है या कुछ अन्य परेशानियाँ भी हैं, तो आज के समय में जैसा मैम भी ऑनलाइन पढ़ाती है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाई करनी है, इधर उधर भटकना नहीं है, पहली चीज़। और नोट्स जो है आप फिर भी ऑफलाइन नोट्स मंगवाइए कहीं से और उसको लेके पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिलाओं के लिए कि वो जो उनके पास घर से रिलेटेड जो जिम्मेदारियाँ रहती है, वो सारी चीज़ें, तो उनसे कई बार वो महिला डिमोटिवेटेड हो जाती है। जैसे अभी हमारे इस बार रिजल्ट में 3rd रैंक आई है सिमी यादव जी, वो भी मैरिड है 3-4 साल से, उनने उसके साथ में मैनेज किया है। तो घर के साथ में परिवार को भी मैनेज करना, यदि आप
महिलाओं को आ जाता है बहुत अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि पुरुषों में मैंने ये देखा है कि पुरुष उनको सिर्फ बाहर का काम करना रहता है, महिलाओं के लिए तो घर का काम भी है, अपनी नौकरी भी है। तो आप अभी से यदि पढ़ाई मैनेज कर लेंगी तो आप नौकरी बहुत आसानी से मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल। और सभी एस्पिरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप पे भरोसा रखिए और जो नोट्स वगैरह है उसको पढ़िए बार बार, और ऐसा मत सोचिए कि कोई काम बड़ा अनिच्छा से कर रहे हैं और जिसका 2-4 बार में नहीं हुआ, मैं उनको ये कहूँगा आपकी तैयारी अच्छी है, भरोसा रखिए। जो कुछ कमियां हैं जिनका प्री नहीं निकल रहा है, तो प्री में मैं फिर ये कहूँगा कि आप सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज अलग अलग टेस्ट दीजिए एक और वो देखिए कि किस यूनिट वाले टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उसको सुधारिए। और दूसरी चीज़, मेंस के लिए, मेंस में आप आंसर राइटिंग में फॉर्मेटिंग में ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। चलिए, तो उसके बाद हम अगर मौका रहा तो अक्षय जी से दोबारा मिलेंगे और भी आपके प्रश्नों पर बात करेंगे। कैसा लगा आपको अक्षय दिगरसे जी का इंटरव्यू, आप बताइए। क्या आपको इनके अनुभवों से कुछ सीखने मिला? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे भी और टॉपर्स टॉक कराते रहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम, हमारे लिए ये बात नई जानने को मिली, ये यूजफुल रहा। और सारे रुचिधर्मन पाठशाला की ओर से और सभी बच्चों की तरफ से हम अक्षय जी को उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामना देते हैं कि वो जहां पर भी जाए अक्षय ऊर्जा की तरह अपने जीवन को और पूरे जगह को प्रकाशित करते रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।